जो है वो 7 बजे बंद कर दी जाएंगी। ये दोनों फैसलों को उन्होंने वापस लिया है। 6 फैसले और हैं जो वापस लिए, खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे। ये बताते हैं इस बात को कि उन्होंने कभी भी सोच विचार करके और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इस पर बिना विचार किए हुए उन्होंने ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिसको अब जन दबाव के भीतर वापस लेना पड़ा। नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती भ्रष्टाचार। शाही साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती शाही साहब, अगर 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ तो नसीमुद्दीन जी की जो पूरी रिपोर्ट जो लोकायुक्त जस्टिस एन के मेहरोत्रा ने दी थी, जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री ने खारिज किया था, वो अखिलेश जी के केबिन में उनके दाईं तरफ पड़ी है, नीले रंग की फाइल है। वो क्यों कार्रवाई नहीं कर देते? भाई उठाएं, साइन करें, आगे भेज दें सीबीआई जांच के लिए। लोकायुक्त ने बहुत स्पष्ट रूप से नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर लगे हुए आरोपों की गहराई से जांच करके और तथ्यों के साथ उसकी पुष्टि करते हुए सीबीआई जांच कराए जाने की रिकमेंडेशन के साथ उन्होंने अपनी संस्तुतियों को भेजा। ठीक है। और वो आरोप पूर्णतया सिद्ध लोकायुक्त यहाँ पाए गए हैं जी। और यदि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में उस पर फैसला नहीं करते या उस फाइल को दबा करके बैठे हुए हैं तो यह साबित करता है कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। शाही साहब, 25 दिन हो गए ना शाही जी। शाही साहब पूरी माफी के साथ, विनम्रता के साथ आपको रोक रहे हैं, सबको बोलने का मौका देना होता है हमको। विजय बहादुर सिंह साहब मौजूद हैं, आप बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सांसद हैं। विजय बहादुर सिंह साहब, मुझे समझ नहीं आता, अगर 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला बहन कुमारी मायावती जी ने और उनकी सरकार ने किया और अखिलेश जी ने ये दावा किया, तो अदालत ने जब ये पूछा कि भैया 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और आपने अब तक क्या किया, तो सरकार के तोते क्यों उड़ गए? विजय बहादुर जी, विजय बहादुर सिंह जी का फोन कट गया है। शाही साहब, आप अपनी बात कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि जो मायावती जी के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं वो विभिन्न विभागों के मामले हैं। हाँ। एक तो जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना चीनी निगम के मिलों को जो बेचने का उन्होंने सौदा किया है, हाँ। वो बहुत ही कम मूल्य के ऊपर जो है उनके साथ सेटलमेंट करके कुछ खास कंपनियों को, अपने चहेते कंपनियों को दे दिया जी। वो मामला भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का घपला है, जो तथ्य परख पर सामने है। दूसरा जो उनका प्रकरण है वो विद्युत कंपनियों के साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट किए हुए थे और हाई रेट पर जो है उन्होंने पर यूनिट का एग्रीमेंट करते हुए बिजली कंपनियों के साथ जो है उनको पावर हाउस ही लगाने के लिए दिए थे। शाही साहब, आपके संक्षेप में रिएक्शन, आखिरी रिएक्शन कि अब इस पूरे मसले पर जब हाई कोर्ट का आदेश आया है, हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है सरकार से, तब आपकी पार्टी की रिएक्शन क्या करेंगे आप लोग आगे? अब किस चीज का, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? हेलो जी, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के सारे घोटालों का तथ्यपरक, हमने 100 मामलों का पर्दाफाश किया था और जनता के बीच में डाला है। चलिए, हमने हाई कोर्ट के भीतर भी ले जाकर के PIL दाखिल किया हुआ है। ठीक है शाही साहब, माफी के साथ बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है। ब्रेक के उस पार कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया ली जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि आखिरकार सरकार तोल मोल के क्यों नहीं बोल रही और अदालत में अब कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। चूंकि याचिकाकर्ता के वकील साहब भी बैठे हुए हैं, तुरंत लौट के आते हैं। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। फर्स्ट बेबी नेम ली, पर बच्चों का नाम रख ली उंगली। सेकंड बेबी नेम लिया कुंडली और लवली। थर्ड बेबी नेम ली बुकली। मदरली को आया गुस्सा और वो वहां से कट ली। मैडम कट ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? अब खिसक लिए सरकार, कोर्ट के कड़े तेवर, जनता पूछे सवाल। माननीय अखिलेश यादव जी क्यों दिए बयान 1000? तोल मोल के बोल वरना खुल जाएगी पोल। जी, तो
तो इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, समाचार प्लस पर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अच्छा चौधरी साहब, पूरी विनम्रता के साथ आपसे एक मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो माननीय हाई कोर्ट ने जो सवाल पूछा है सरकार से कि अगर 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला मायावती जी की सरकार में हुआ था, शासनकाल में हुआ था, तो फिर आपने अभी तक क्या किया अखिलेश जी की सरकार से? तो उस बारे में आपकी टिप्पणी चाहूंगा साहब। है जांच करने की और जांच होगी और जो भी कानून का दायरा होगा उससे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, तो जांच बैठा दी गई है? नहीं, जांच अभी तो विधानसभा की कमेटी कर रही है। अच्छा, लेकिन बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। हाँ। और जो भी कानून का काम होगा वो कानून करेगा। अच्छा चौधरी जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा था, मुझे आप प्लीज दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो उस वक्त के हैवीवेट मंत्री थे, 17-18 विभाग उनके पास थे, बड़े मलाईदार विभाग होते थे, उनके बारे में जस्टिस एन.के. मेहरोत्रा साहब जो लोकायुक्त हैं तब भी थे, उन्होंने जांच की थी और सिफारिश कार्रवाई की वो भेजी थी मायावती जी के पास। सीबीआई रिपोर्ट की सिफारिश, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सीबीआई जांच और उस पूरी रिपोर्ट को मायावती जी ने खारिज कर दिया था। वो रिपोर्ट जो पूरी फाइल वो अखिलेश बाबू के केबिन में पड़ी है, नीले रंग की फाइल है, दाहिनी तरफ रखी हुई है। उस पर कोई कार्रवाई होगी क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कब तक हम उम्मीद करें साहब? नहीं, वो प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। अच्छा, चूंकि देखिए सवाल जानकारी पूछते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सीबीआई जांच के आदेश देने में वक्त लग रहा था साहब। तो कानून अपने तरीके से काम करता है। नहीं, अब यहाँ पे इतने घोटाले हो गए हैं चौधरी जी, यहाँ पे बात कानून से ऊपर आ गई ना। यहाँ पर अखिलेश जी अगर सीबीआई जांच की सिफारिश कर देंगे तो जांच आगे बढ़ेगी। नहीं, अभी तो राज्य सरकार करेगी जांच। अच्छा, नहीं तो नसीमुद्दीन जी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो वो अभी उसका परीक्षण हो रहा है, समीक्षा होगी। कानून में एकदम लोगों को ना लगे हमको बदला ले रहे हैं। अच्छा, चौधरी साहब, लोकायुक्त ने बहुत सुसंगत ढंग से, बहुत विस्तार से एक एक चैप्टर को डील करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें उसने तमाम तथ्य, दस्तावेज, साक्ष्य दिए और एक फाइनल कंक्लूजन दिया कि हम समझते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। अब लोकायुक्त तो जांच करा नहीं सकता, इसलिए सरकार के पास आई फाइल। लोकायुक्त ने जितनी मेहनत की उसके बाद ऐसा इंप्रेशन था कि शायद सरकार को कम मेहनत करनी पड़ेगी उसके तथ्यों को जांचने परखने में और शायद कोई निर्णय जल्दी हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने नसीमुद्दीन को भी चुनाव का विषय बनाया था। हाँ, तो वो तो जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, सत्ता का दुरुपयोग किया है, खजाने की लूट की है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, अच्छा चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना आदमी यूं ही चुप चुप नहीं रहा करता। थोड़ा मैंने शेर को बदला है। सीबी पांडे साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप याचिकाकर्ता के वकील हैं, आप पूर्व जस्टिस भी रहे हैं। मुझे बताइए, अब इस पूरे मामले में आगे क्या हो, कैसे हो? देखिए, इस मामले में ऐसा नहीं है कि मामला एकदम से आज शुरू हो गया। हाँ। इसके पहले जब अखिलेश जी ने जब मुख्यमंत्री के रूप में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ये बयान दिया था और पूरे देश के मीडिया ने इसको दिखाया था। हाँ। कि 40,000 करोड़ का घोटाला है। हाँ। तो उस समय नैतिक पार्टी ने एक चिट्ठी लिखकर उनसे पूछा था कि 40,000 का घोटाला हुआ है तो आप ये बताइए कि कहां कहां घोटाला हुआ है, कौन कौन जिम्मेदार लोग हैं और सरकार उनके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई की रही है। जी। तो ये 16 मई को नैतिक पार्टी ने लिखा था और उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। जब उनके तरफ से या सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तब नैतिक पार्टी ने ये याचिका दाखिल की हाईकोर्ट में कि 2 महीने के लगभग हो गए और एक सरकार का पैसे का इतना बड़ा, जनता के पैसे का इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ है, इतना बड़ा घोटाला किया गया है नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा, अधिकारियों द्वारा। तो इस मामले में जांच क्यों नहीं की जा रही है और जांच अगर की जा रही है तो बताया जाए और कौन सा कार्रवाई की जा रही है कि उसको बताया जाए। देखिए, कानून का राज जहां चलता है, खास करके लोकतंत्र में, हाँ। तो उसका एक सिद्धांत है कि कोई भी दोषी बच नहीं सकता, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, हाँ। और जनता का एक पैसे का दुरुपयोग हुआ है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी, चाहे 1 लाख का 1 करोड़ का दुरुपयोग हुआ उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। तो एक जनता का एक विश्वास, ट्रस्ट है, ट्रस्ट की डॉक्ट्रिन है।
पब्लिक मनी आप जो है उसको दुरुपयोग नहीं कर सकते। हाँ। तो ये सारी बातें कोर्ट के सामने आई। हाँ। तो कोर्ट ने इस बात को समझा। हाँ। कि बताइए कौन सी आपने इस पे कार्रवाई की है। हाँ। तो आज उनके एडिशनल एडवोकेट जनरल कह रहे हैं कि इन्होंने बयान दिया कि नहीं दिया, इस बात को हम तथ्य को वेरीफाई करेंगे कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान दिया कि नहीं दिया। मैं समझता हूं कि पूरा देश इस बात को जानता है और देख चुका है कि उन्होंने बयान दिया था कि 40, और अभी आपने दिखाया भी है कि उन्होंने कहा था कि 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 17 मई को दिया था, 17 मई को आपके इसी कार्यक्रम में अभी आपने दिखाया। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ। तो अब इस बात के सत्यापन करने का क्या उचित है। हाँ। तो ये जो अभी जो सपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं जांच हो रही है, बैठाई जा रही है, कार्रवाई हो रही है, तो अगर ये बात होती तो ये बात को उनके बयान को वेरीफाई कराने का, उसके वकील साहब अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेताओं से मेरी बात हो रही थी। मैं उनका नाम यहाँ कोट नहीं कर सकता क्योंकि वो बात जो है वो व्यक्तिगत निजी बात थी, लेकिन जो उसका मजमून था वो मजमून ये था कि साहब चोर चोर मौसेरे भाई। जी, ये भी न्यायालय के सामने इस बात को रखा गया है आज। हाँ। न्यायालय के सामने रखा गया है कि पहले के जितने उदाहरण बताते हैं कि जब चुनाव के दौरान तो सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती है और जैसे सरकार सत्ता में आती है तो फिर उन लोगों को, जो लोग घोटालेबाज हैं, उनको बचाने की कोशिश करनी शुरू करती है। तो इस बात को पुनः दोहराया न जाए इस मामले में जी, तो ताकि उससे पहले तो आपने उनके ऊपर आरोप लगाया और अब उनको आप बचाने लगे जी। तो ये बात की पुनरावृत्ति न हो, ये लोकतंत्र है और जनता अब लोकतंत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ। तो इसीलिए अब सबको अपने अधिकारों का ज्ञान होने लगा है। तो अब तो ये नहीं चलने पाएगा। अगर आपने अपराध किया और अगर अपराध के लिए कोई दोषी है तो बच नहीं सकता, उसके जेल जाना ही पड़ेगा। पांडे साहब, ये दूसरी बात है, आज जाए या कल जाए। पांडे साहब, आप रहिए हमारे साथ, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपका अनुभव बड़ा विशाल है। आप पूर्व जज रहे हैं, आप महामहिम राज्यपाल के सलाहकार रहे हैं, आप मौजूदा वक्त में एक वरिष्ठ वकील की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारी बातें हम आपसे अभी करेंगे, पूरे 1 घंटे तक आप हमारे साथ रहेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अभी तक तो हम सिर्फ बयान बहादुरों की, उनकी बहादुरी की चर्चा कर रहे थे। अब तो सरकार ने सरेंडर करना भी शुरू कर दिया है। यूपी सरकार की हम बात कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे साहब, ये बात खुद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और हैवीवेट कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब कह रहे हैं। टेन्योर बदला, चेहरा बदला, लेकिन सरकार वही, समाजवादी पार्टी की सरकार। विधानसभा चुनाव 2012 के वक्त कानून व्यवस्था के नाम पर मायावती सरकार पर निशाना साधने वाली समाजवादी पार्टी ने जब सत्ता संभाली तो पहली प्राथमिकता थी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना। बयानबाजियों का दौर चला, आला अधिकारियों की क्लासेस लगाई गईं और साथ ही साथ सूबे में चलती रही अपराधियों की मनमर्जी भी। अपराधी बेखौफ होकर अंजाम देते रहे वारदातों पर वारदातें। क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार और क्या समाजवादी पार्टी की सरकार? जनता खुद को महफूज नहीं समझती। ना कत्ल का सिलसिला थमा, ना बलात्कार की वारदातें थमी और ना डकैतियां, ना ही रंगदारी, तो फिर फर्क क्या? कमोवेश ऐसे ही हालात तो पिछली सरकार के दौरान भी थे। तो उन वायदों और दावों का क्या हुआ? क्या वो सिर्फ जनता को बहलाने फुसलाने के लिए थे? क्योंकि आज तो खुद सरकार ही सरेंडर करने लगी है। तभी तो सरकार के कद्दावर मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अपराध पर नकेल कसना बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में अपराध पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। मोहम्मद आजम खान साहब उसी सरकार की नुमाइंदगी करते हैं जो कानून व्यवस्था के नाम पर खुद की ही पीठ थपथपाते थक नहीं रही। तो क्या इसे भी महज बयानबाजी मानकर आगे बढ़ जाएं? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिलहाल तो कोई चुनाव होने नहीं वाले, और अगर होते भी तो भला इस बयान से मतदाता आकर्षित कैसे होंगे? इसका मतलब ये तो नहीं कि आंखें तरेरने वाली सरकार को अब सहानुभूति की जरूरत आन पड़ी है। क्या वो आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जनता से इस बात पर वोट पाना चाहती है कि साहब हमने तो बहुत कोशिश की,
हम थक गए लेकिन अपराधियों पर लगाम ही नहीं लग रहा, तो भला हम क्या करें? सवाल एक बार फिर, अगर सरकार अपराधियों के सामने सरेंडर की मुद्रा में आ गई है तो सूबे की जनता यानी हमारी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम ऐसे ही खौफ के साये में जीते रहेंगे? सवाल कई हैं लेकिन जवाब कहीं नजर नहीं आता। अफसोस है